हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आप सभी को, सभी एमजेटी परिवार वालों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। ये चैत्र नवरात्रि होती है, ठीक है ना। एक चैत्र नवरात्रि होती है, एक शारदीय नवरात्रि होती है। तो चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो रही है, तो नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे हम लोग आज के करंट अफेयर की, लेकिन रिवीजन सेक्शन से। कल का रिवीजन करते हैं 1 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अबू धाबी यूएई में 16 से 18 अप्रैल के बीच में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट होने वाली है। इसके अलावा भारतीय सेना जो है आकाश तीर प्रणाली जो है शामिल कर ली है। बीईएल ने इसे बनाया था। राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। इसके अलावा लद्दाख के लेह क्षेत्र में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सोनिया गांधी जी ये राजस्थान से राज्यसभा में सांसद के रूप में चुन करके आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदरसा कानून के खिलाफ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था उस पर स्टे लगा दिया है। इसके अलावा आईडब्ल्यूएफ विश्व कप 2024 में बिंदिया रानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट या कहें 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर मिनेश शाह। ये टॉप 9 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन 1 मिनट में, और कल आपने इनका डिटेल में पढ़ाई किया था, इसको स्टडी किया था। एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ भेज जाती है, वहां से जाकर के आप सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी को कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता? इन्होंने कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है? ये बन गए हैं दोस्तों स्लोवाकिया के। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं पीटर पेलेग्रिनी। ये चुनाव जीत चुके हैं। ये आपको सामने दिख रहे हैं पीटर। 53 दशमलव समथिंग ये परसेंट वोट हासिल किए और उसके बाद जीत गए हैं। इन्होंने किसको हरा कर जीता? इन्होंने इवान कोरकोक को हरा करके जीता है। अब प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रपति बन गए हैं पीटर पेलेग्रिनी। ये दोनों मिलकर के अब सत्ता चलाएंगे। कहाँ की? स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया की राजधानी दोस्तों होती है ब्रातिस्लावा। आप देखोगे अगर मैप में, तो पहले देख लो मैप में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यूक्रेन तो आपको याद ही हो गया होगा कि यूक्रेन कहाँ पर स्थित है। अगर रसिया और यूक्रेन का युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से आप नजर बना रहे होगे, तो यूक्रेन तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो ये एरिया है यूक्रेन का, ठीक है ना। क्यू इसकी राजधानी है। यहीं से सटा देश में इसके पड़ोसी देश देखो आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके पड़ोसी देशों का काफी अहम रोल था। अगर इसके पड़ोसी देश भी कूद गए होते तो फिर युद्ध विश्व युद्ध के रूप में बदल जाता। पड़ोसी देशों में आप देखोगे बेलारूस है, इसके अलावा पोलैंड है, स्लोवाकिया यहाँ पर आपको दिख जाएगा जिसकी बात हो रही है, हंगरी यहाँ पर मिल जाएगा, रोमानिया जिसकी हम लोगों ने कल बात की थी, मालदोवा ये यहाँ पर है। तो ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं यूक्रेन के, ठीक है। तो रोमानिया की कल बात हो चुकी थी, आज बात है स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया की राजधानी होती है ब्रातिस्लावा, जो कि यहाँ पर है इसकी कैपिटल। अब ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, इसलिए यूरो यहाँ की करेंसी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नियुक्तियां और पिछले दिनों में जो राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं उनको देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, जिससे एक बार दिमाग में बैठ जाए। पूरा रटना नहीं है, पूरा याद भी नहीं होगा, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो अगली बार ऑप्शन से देख करके लगा पाओगे, या फिर ऐसे धीरे धीरे करके 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ देखो, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिस सुमिनवा तलुका। सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने हैं बारिसो डोमायो फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मेंटेनेग्रो। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सुलियोक। और तुवालू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है फिलेटी टोयोको। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। और फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। तो ये प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं राष्ट्राध्यक्षों की विभिन्न देशों में भी हाल फिलहाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो विप्रो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है आज के टाइम पर, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई, और आईटी सर्विस भी कह सकते हो। तो इस कंपनी के द्वारा अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि सबसे टॉप वाला पोस्ट होता नहीं है, सीईओ और एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास पल्लिया को। श्रीनिवास पल्लिया अब आ गए हैं एमडी और सीईओ बनकर के। इनके पास 30 वर्षों का अनुभव है इसी विप्रो में काम करने का, काफी ये सीनियर रह चुके हैं। तो ये किसकी जगह पर आएंगे? थियरी डोला पार्ट की जगह। इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये 2020 में नियुक्त हुए थे, अब नए बन गए हैं श्रीनिवास पल्लिया।
देश की जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनी हैं, उनके सीईओ और एमडी पूछे जाते हैं। इस पर मैं आपको एक सेशन दूँगा जल्द ही हाल-फिलहाल में और उसको आप पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना? वो इम्पोर्टेंट है, याद भी रखना है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, विप्रो की बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अभी हैं रिशद प्रेमजी, ठीक है? चेयरमैन अमरेटिस कौन है? अजीम प्रेमजी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां हैं जो अभी हाल फिलहाल में हुई हैं, रिवीजन तो बनता है। लव कुमार दोस्तों ये एसपीजी में महानिरीक्षक यानी आईजी नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखना, आईजी बोलना, कभी डीजी मत बोल देना, ठीक है। राकेश मोहन को वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। राजीव सिंघल टाटा इंटरनेशनल के नए एमडी बने हैं। संजय नायर को एसोचैम का अध्यक्ष बनाया गया है इस बार के लिए। शेफाली शरण पीआईबी की प्रधान महिला महानिदेशक बनी है। जयश्री दास वर्मा फिक्की की महिला ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएलओ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनी है। निधु सक्सेना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ बने हैं। पीयूष आनंद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसका विमोचन किया गया। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चर्चित बुक रही है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका लिखने वाला जो है व्यक्ति ना, वो इंपॉर्टेंट है, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा की यह पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सैम पित्रोदा, आपने इनको जरूर ही देखा होगा, काफी प्रसिद्ध लेखक भी हैं और बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट इनका रहा है पिछले टाइम पर। इनका मतलब इन्फ्लुएंस काफी था गवर्नमेंट में, बहुत सारे पदों पर इन्होंने सेवाएं दी हैं। जैसे जैसे भारत के दूरसंचार आयोग के संस्थापक रहे हैं और पहले अध्यक्ष थे। इसके अलावा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष और सार्वजनिक सूचना अवसंरचना और नवाचार पर भारत के प्रधानमंत्री की ये सलाहकार रह चुके हैं। ये भारत और संयुक्त अरब अमेरिका के देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति जो है और इसकी संभावित चुनौतियां जो हैं, इन पर बेस्ड ये पुस्तक लिखी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ 3-4 स्टार, जिससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लग जाए और ये क्वेश्चन चांसेस हैं बन जाए आपके एग्जाम में, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नोट कर लो, पूछा जा सकता है। यहाँ पर कुछ और किताबें जो पिछले दिनों में आई थी चर्चे में, उसको रिवाइज करिए। जैसे फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, इसको लिखा एस रमन ने। द कॉन्स्पिरेसी, इस पुस्तक को लिखा गोटाबाया राजपक्षे ने, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये पीएस श्रीधरन पिल्लई ने लिखा, गोवा के गवर्नर हैं। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, ये प्रोफेसर एस डी मुनि ने लिखा। एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी, इसको लिखा कर्नल अमित सिन्हा और विजय खरे ने। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी की किताब। क्लियर है? चलिए वीडियो को एक बार से लाइक कर दीजिए सभी लोग। लाइक करके चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। 1 सेकंड लगेगा मुश्किल से, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके फिर से वापस से आ जाइए। अगला, हाल ही में जापानी ग्रां प्री 2024 किसने जीता है? जापानी ग्रां प्री 2024 इसको जीत लिया दोस्तों मैक्स वर्सटेपन ने। फाइनली मैक्स वर्सटेपन फिर से आ गए अपने फॉर्म में। रेडबुल के ये खिलाड़ी हैं, आप सबको पता होगा क्योंकि ये 3 बार से चैंपियन बन रहे हैं और 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। रेडबुल के मैक्स वर्सटेपन ये जापानी ग्रां प्री जीत चुके हैं। ये ग्रां प्री क्या है? ये फॉर्मूला 1 रेस है, ठीक है ना, F1 रेस जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो F1 रेस है और इस सीजन में अभी तक 4 हुई हैं, मतलब 2024 के सीजन में 4 अभी तक हुई हैं। टोटल साल भर में 23 या 24 होती हैं, डिपेंड करता है, 1-2 कैंसिल हो जाता है कभी कभी। तो टोटल 23 या 24 रेसेस होती हैं। तो उसमें से चौथी रेस ये थी। 4 में से 3 ये भाई साहब जीत चुके हैं। और पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार जैसे 23 हुआ था, 23 में लगभग 19 से 20 इन्होंने जीते थे, ठीक है। तो ये इनकी परफॉर्मेंस है, आप लगा सकते हो अंदाजा। मैक्स वर्सटेपन ये रहने वाले हैं नीदरलैंड के खिलाड़ी, नीदरलैंड के ये खिलाड़ी हैं और रेडबुल की तरफ से ये ड्राइविंग करते हैं, यानी रेडबुल के ड्राइवर हैं। इस सीजन में अभी तक हुई रेस में सऊदी अरब ग्रां प्री, लास वेगास और जापानी, ये 3 ये जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई ग्रां प्री कार्लोस सैंज ने जीता था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहा कि 114 वर्षीय जॉन टिसन-वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति नामित किया गया। जॉन टिसन-वुड ये बन गए हैं दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। ये कहाँ के हैं? ये हैं ब्रिटेन के। देखो, अभी कुछ दिन पहले जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनका निधन हुआ। तो जब पिछले वाले का निधन हुआ तो नए वाले की खोज में निकल चुके गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड वाले और इनको पा गए। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं और ये अब
26 अगस्त 1912 में जन्म लिए थे जब लिवरपूल इंग्लैंड में, और अब ये बन गए हैं सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति। ठीक है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो अभी थे वो वेनेजुएला के थे, जिनका निधन हुआ है अभी, और उनके नाम ये था विंसेंट पेरेज नाम था उनका। कुछ दिन पहले मैंने उनके बारे में बताया था। ये 114 वर्ष की ये भी हैं जॉन टिसनवुड, वो भी 114 वर्ष कुछ दिनों में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला। अच्छा, एक और जरूरी बात देखो, चैत्र नवरात्रि पर आपको ऑफर भी दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हो कोई भी त्योहार होता है, कुछ भी होता है, तो आपके लिए ऑफर्स निकाले जाते हैं जिससे स्टूडेंट उसमें कम पैसे में एडमिशन पा जाए। तो एक बार फिर से आपके सामने मौका है, आप 60% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो अगर एमजेटी के किसी भी बैच में आपको एडमिशन लेना है। यकीन मानो, सबसे ज्यादा क्वालिटी कंटेंट है यहाँ पर एमजेटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है आपके लिए। तो क्वालिटी कंटेंट अगर चाहिए और सबसे कम दाम में चाहिए, सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ, तो आप जाकर के ले सकते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि पहले आप खरीद लो उसके बाद फिर कुछ हो। आप जाकर के डेमो वगैरह भी दी गई हैं, डेमो देखो पहले। ठीक है, डेमो देखो कैसे पढ़ाने का तरीका है मेरा। जो करंट अफेयर तो आप देखी ही हो, बाकी जो सब्जेक्ट है वो कैसे पढ़ाया जाता है, उसकी पीडीएफ कैसे मिलती है, क्लास नोट्स कैसे मिलती है, ये सब आप देख लो, उसके बाद परचेज करो। कूपन कोड अगर आपको लगाना होगा तो आप दुर्गा 60 लगाना कूपन कोड, तो आपको मिलेगा डिस्काउंट। अच्छा हाँ, अभी कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है पेमेंट को लेकर के, क्योंकि गेटवे चेंज हो रहा है तो वो अभी डेवलपमेंट में है। तो इसलिए आपको व्हाट्सएप का नंबर भी दिया जा रहा है, आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप करके पेमेंट कर सकते हो। जिनको जिनको भी प्रॉब्लम आए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके यहाँ पर आपको क्यूआर कोड वगैरह भेजा जाएगा, पेमेंट मेथड बताया जाएगा, तो आप इस पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए, तो वहां से भी परचेज कर सकते हो। आप प्रोफाइल आईडी भेज दोगे तो आपके प्रोफाइल पर अनलॉक कर दिया जाएगा कोर्स। ये सब हमारे कोर्सेज हैं जो अभी आए हुए हैं, जो आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे मिल जाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 और आरआरबी एलपी, जीएस सफलता 3.0, एसएससी कॉम्बो, इतिहास, इसके अलावा भूगोल का भी है, और इकोनॉमी, मतलब आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह वगैरह। एमजेटी ऐप पर आपको ये सभी कोर्सेज मिलेंगे, सबकी डेमो क्लास जाकर के देख लेना, जो पसंद है वो लेना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा अभी देखो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। मतलब इनको भी एक प्रकार से एम्बेसडर या कहें कि चुनाव के लिए नेशनल आइकॉन बनाया गया है। ये सभी चीजें ऐसे की जाती हैं जिससे वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए प्रभावित किया जा सके। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इससे पहले सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था, अभी राजकुमार राव को बनाया गया है, मैथिली ठाकुर को बनाया गया, बहुत लोगों को बनाया गया ना। मतलब चुनाव आयोग को लग रहा है कि जिनकी जिनकी बात जनता सुनती है, ऐसे ऐसे कुछ किरदारों को उठाकर उनको नेशनल आइकन बना रही है, या फिर किसी न किसी प्रकार से रीजनल आइकन भी बना रही है। जैसे शुभमन गिल को पंजाब का बनाया गया था। तो जब ऐसे लोगों को बनाया जा रहा है, तो जिससे ये लोग अपनी बातें आकर के कहें, लोगों को प्रोत्साहित करें कि जाओ भैया वोटिंग करो, और वोटिंग का परसेंटेज बढ़ सके। क्योंकि वोटिंग आप देखो, बहुत ज्यादा करके 60, 65, 75, 80, बस इतना ही परसेंट वोटिंग होता है। हर जगह पे आप देखोगे 20%, 25%, 35% लोग वोट नहीं करते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग का ये कर्तव्य बनता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग तक पहुंचाएं, जिससे एक स्वस्थ डेमोक्रेसी हो सके। तो चुनाव आयोग ने इन्हें नियुक्त किया है। अच्छा जी, चुनाव आयोग ने पिछले दिनों में कई ऐप भी लॉन्च किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक सी विजिल ऐप, एक सक्षम ऐप बताया था, तो ऐसे ऐप भी आपको याद रखने हैं। चलिए, लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होगा, 7 चरणों में होगा, और 7 चरणों में वो आपके चरणों में रहेंगे, उसके बाद आप उनके चरणों में रहेंगे। चलिए, तो चुनाव आयोग के बारे में अगर बात करें तो 25 जनवरी को स्थापना हुई थी, और 1925 लिखा है जी, 1950 में स्थापना हुई थी। और 25 जनवरी को इसलिए हम लोग मनाते हैं मतदाता दिवस। ध्यान रखना, वोटर्स डे कब मनाते हैं, तो भाई लोकसभा चुनाव है तो वोटर्स डे तो पूछा ही जा सकता है, तो याद रखना 25 जनवरी को। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चुनाव आयुक्त तो दो नए नियुक्त हुए हैं, इनका दोनों का नाम याद रखना, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। राजीव कुमार जी तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो हैं ही। आगे 324 में अनुच्छेद में ये बात कही गई है चुनाव आयोग के बारे में। ये कुछ एम्बेसडर्स हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हो। एसबीआई वाला ध्यान रख लेना, पश्चिम बंगाल का ध्यान रख लेना, बाकी आपको ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है। अगला, हाल ही में कहां पर सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित हुआ? तो सागर कवच ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस अपना तटीय सुरक्षा अभ्यास है। कोस्टल सिक्योरिटी का एक एक्सरसाइज है, भारतीय सेना करती है। इस बार ये लक्षद्वीप पर हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार होता है साल भर में, ये साल भर में 2-3 बार हो जाता है। तो अभी जो हो रहा है सागर कवच, ये पहला है इस साल का। तो लक्षद्वीप में अभी हो रहा है, लक्षद्वीप के रीजन में, और ये तटीय सुरक्षा अभ्यास है। इसमें चारों सेनाएं
शामिल हो रहे हैं। और भी जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि तटों की सुरक्षा करना ये मेन उद्देश्य है। और उसमें किसी भी प्रकार की अगर सहायता लगे तो कैसे सब लोग मिलजुल करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, इसको इंश्योर करने के लिए इसकी एक प्रैक्टिस है, एक एक्सरसाइज है। ठीक है ना। ये तो 1 और 2 अप्रैल को हुआ। इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियां, मतलब जितनी भी समुद्र से रिलेटेड अपनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सब इसमें शामिल हो रही हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? देखो, भारतीय तटरक्षक बल फिर से आ गया। इसने अभी तमिलनाडु में एक जल केंद्र का, अपने एक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है, मतलब उसका एक सेंटर होगा वाटर में। तो यहाँ पर देखिए, महानिदेशक हैं राकेश पाल जी, जो जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये एक जलीय केंद्र होगा, कहाँ पर? तमिलनाडु के मंडपम में। कहाँ पर? तमिलनाडु के मंडपम में। ध्यान रखना, रामेश्वर के पास ये स्थित है। 6 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1 फरवरी 1977 को की गई थी, इसीलिए 1 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। बाद में वो तो बिल वगैरह ला करके अप्रूवल बाद में मिला। भारतीय तटरक्षक बल जो है ये भी रक्षा मंत्रालय के तहत आती है। अच्छा, एक चीज लोगों में कंफ्यूजन रहता है। देखो, रक्षा मंत्रालय की फोर्स अलग है, गृह मंत्रालय की फोर्सेस अलग हैं। ध्यान रहे इसमें, उनके लिए अलग अलग पैकेज है, अलग सुविधाएं हैं, अलग फैसिलिटी है, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर होता है, समझ लो। ठीक है ना। क्योंकि रक्षा मंत्रालय की जो आती हैं वो 4 ही आती हैं केवल। कौन कौन सी? भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना, इसके अलावा तटरक्षक बल। ठीक है, तो ये 4 आती हैं। इनके लिए बिल्कुल अच्छे लेवल की व्यवस्था होती है, अच्छे लेवल की सैलरी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। हालांकि इसी में अब अग्निपथ वाली स्कीम लाई गई है, उस पर हम लोग अलग से बात किए हुए हैं, तो आप देख लेना सर्च करके। और जो गृह मंत्रालय की पुलिस फोर्सेज होती हैं ये आती हैं सीएपीएफ के तहत, मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज कही जाती हैं। इसमें आपके सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है ना। सीआईएसएफ ये सभी आते हैं, असम राइफल्स। तो ये गृह मंत्रालय के तहत आती है। इनकी सैलरी, इनका पैकेज, इनका लेवल अलग होता है। दूसरी बात, अगर ये जो चारों फोर्स है जो मैंने बताया रक्षा मंत्रालय वाला, इनकी अगर डेथ होती है युद्ध लड़ते या किसी भी समय, तब इनको आधिकारिक तौर पर शहीद बोला जाता है। इनको आधिकारिक तौर पर शहीद नहीं बोला जाता है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे, और ध्यान भी रखना चाहिए आपको। ये रक्षा मंत्रालय के तहत जो सेना होगी उन्हें शहीद कहा जाता है। इसी वजह से उनको शहीद वाला जो मेडल होता है जो, वो मिलता है। ठीक है ना, युद्ध क्षेत्र वाला। अगला, चर्चे में कब कब तमिलनाडु रहा था? तो जलीय केंद्र का उद्घाटन मैंने बताया। सार्क मछली के शरीर के अंगों का अवैध व्यापार में भी ये टॉप किया था। सीए ना लागू करने की घोषणा की, हालांकि इसका कोई मतलब है नहीं, ये फर्जी वाला बात है। ठीक है ना, क्योंकि नागरिकता गृह मंत्रालय के तहत आती, भारत सरकार के तहत आती है, केंद्र सरकार के तहत। नीलंगन लामा योजना जो है ये है, इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है यहाँ पर। और सिंधु गणपति तमिलनाडु की पहली ट्रांस ट्रेन टिकट परीक्षण बनी हुई है। ठीक है, आगे ये तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा और जान लो। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है, चेन्नई इसकी राजधानी है। 38 जिले हैं, विधानसभा में 234 सीट, लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 सीट जाती है। एम.के. स्टालिन यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ के करंट टाइम पर आर.एन. रवि जी गवर्नर हैं। यहाँ पर अगर हम लोग झीलों की बात करें तो पुलिकट है, कलिवली, सिंगालंडूर है। नेशनल पार्क में गोइंडी है, अन्नामलाई है, मुदुमलाई है। दर्रे में पलक्कड़ दर्रा है। भरतनाट्यम लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, या जिसे कहें वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा, वाडा के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग उल्लंघन करने के मामले में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसमें इंडिया ने टॉप किया है भाई साहब। वाडा यानी डोपिंग के मामले सबसे ज्यादा इंडिया में देखने को मिले हैं, पॉजिटिव वाले। ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसका पॉजिटिव आ जाता है तो दुख होता है। हालांकि एकमात्र नहीं है, कई और चीजों के, रोग वगैरह के भी अगर पॉजिटिव आ जाता है तो लोगों को दुख होता है। अगर वाडा जो है, वाडा में किसी खिलाड़ी का अगर पॉजिटिव आ गया तो समझो वो बाहर होगा, उस पर बैन लगेगा। पहले ये डोपिंग क्या होता है इसको समझ लो, तब आगे बात समझ में आएगी। डोपिंग, कहीं पर भी कोई इम्प्योरिटी मिला करके परफॉर्मेंस बढ़ाई जाए तो वो होती है डोपिंग। जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह में इम्प्योरिटी मिला करके इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक बनाया जाता है ना, तो परफॉर्मेंस बढ़ती है उसकी। ऐसे ही खिलाड़ियों क्या करते हैं कि वो केमिकल कोई यूज करते हैं, कोई दवाइयां यूज करते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है। जब परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाते हैं, चाहे वो कोई स्पोर्ट हो या एथलीट हो, या मतलब अलग अलग प्रकार के। तो ऐसे मामलों में
जो टेस्टिंग होती है इसके लिए एजेंसीज बनाई गई हैं। हालांकि भारत में भी इसके लिए एजेंसी है नाडा, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नाडा से चेक होकर के तब वाडा के पास जाता है मामला। लेकिन वाडा के पास ही इतने ज्यादा मामले आ गए हैं यहाँ पर कि वाडा ने कहा है कि भैया हमारे सर्वे के अनुसार 2022 भर में आपके यहाँ सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं दुनिया भर से। दुनिया भर के एथलीट में सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी करने वाले एथलीट हैं वो आपके यहाँ से मिले हैं, भारत के यहाँ से, 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2023 तक के ये डाटा के अनुसार। और ये द हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में छपी एक खबर है। तो मतलब इंडियन अखबार ने ही ये पब्लिश भी किया है, ये बात बताइए, मतलब सर्वे करके वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए, तो 125 नमूने टोटल पॉजिटिव पाए गए हैं और टोटल नमूने मतलब कितने लिए गए थे सैंपल, 3865 सैंपल्स में से 125 सैंपल्स जो हैं ये पॉजिटिव हैं डोपिंग के मामले में। चलिए आगे यहाँ पर कुछ सूचकांक देख सकते हैं आप। ईआईयू की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में हम लोग 51वें पर हैं, विश्व खुशहाली में 126वें पर, डीएचएल कनेक्टेडनेस इंडेक्स में 62वें पर, वीडैम की लोकतंत्र सूचकांक में 104वें पर, यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक में 134वें पर और यूएनडीपी की ही लैंगिक असमानता सूचकांक पर 108वें पर। हर एक क्वेश्चन का लगभग लगभग आपको रिवीजन पॉइंट दिया गया है। तो आप जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। मैं देखूंगा आज की वीडियो में कितने लाइक बढ़े हैं और कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा वर्ल्ड 10K बेंगलुरु के 16वां संस्करण का आयोजन अंतरराष्ट्रीय इवेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, जो टाटा की एक सब्सिडरी है, इसके द्वारा एक वर्ल्ड 10K बेंगलुरु नाम का इवेंट आयोजित किया गया। ये होता आया है, इस बार 16वां इसका संस्करण है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया है वेलेरी एडम्स को। वेलेरी एडम्स कौन है? वेलेरी एडम्स एक शॉर्ट फुट की दोस्तों ये खिलाड़ी रही हैं। शॉर्ट फुट की ये खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड लेवल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा सक्सेस भी रही हैं। आप इनकी सक्सेस का अंदाजा आप ऐसे लगाओ कि जैसे कि पहले थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो वेलेरी एडम्स है टीसीएस वर्ल्ड 10K बेंगलुरु इवेंट की एम्बेसडर होंगी, इसी को प्रमोट करेंगी, जिसका आयोजन 28 अप्रैल को किया जाएगा, बेंगलुरु में किया जाएगा। ठीक है, इनके बारे में बात करो, वेलेरी के बारे में, तो ये न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं, 39 ईयर की हो गई हैं और अब तक की सबसे सफल महिला शॉटपुट खिलाड़ी हैं। 5 ओलंपिक में इन्होंने हिस्सा लिया है, जिसमें 2 में इन्होंने गोल्ड जीता है, 2008 और 2012 वाले में, यानी बीजिंग वाले में और लंदन वाले में। एक सिल्वर इन्होंने जीता 2016 वाले में, यानी रियो वाले में। एक ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता टोक्यो वाले में 2020 वाले में। तो 5 ओलंपिक प्रदर्शनों में 5 में ये इवेंट जीते हैं। 6 मेडल इनके नाम है। 4 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी हैं, 4 बार विश्व इंडोर चैंपियन रह चुकी हैं, 3 बार की कॉमनवेल्थ में चैंपियन रह चुकी हैं। तो आप देख रहे हो ये इतना ज्यादा सक्सेस है वेलेरी एडम्स, तो इनसे प्रमोट कराएंगे। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बात करते हैं कल के दिन के क्वेश्चंस की। तो कल हम लोगों ने बात किया था कि 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य जो दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो माई हेल्थ एंड माई राइट, ये थी थीम। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। आज आपको क्या बताना है? वर्तमान में भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं, ये आप बता दीजिएगा। थोड़ा सा अलग से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप बताइएगा जरूर। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ये भी बता देना, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये पूछे गए क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। कमेंट करके आंसर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी नवरात्रि ऑफर का फायदा उठाइए, एमजेटी ऐप पर जाकर के किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।